हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारा एएलपी है, आरपीएफ है, टेक्नीशियन है, या एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर टीजीटी, जितने भी जर्नल साइंस के अंतर्गत हमारी बायोलॉजी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे और जो हमारा उसका टॉपिक है, हम अपने इस प्रोसेस में जो हमारा आज की वीडियो है या आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी वीडियो के टॉपिक्स हम अपने 10 दिन 10 मैराथन करेंगे, जिसमें हम आज का हमारा पहला दिन है। पहले दिन में हम आज अपना हमारा टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अपने टॉप थ्योरी प्लस पीवाईक्यू को देखेंगे। थ्योरी सबसे पहले हम अपने थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी करने के बाद में हम पीवाईक्यूज के उसके देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कुछ हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर से भी पूछे जाते हैं। उन सभी के क्वेश्चनों को मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड मैंने किया है। तो जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए, आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, जिससे कि वीडियो का बेनिफिट आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है ग्लैंड, जिसमें हम सबसे इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा जो मेन थंबनेल पर है कि इंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हम सबसे पहले उसके पहले हम ग्लैंड देखते हैं कि आखिर ग्लैंड क्या होती हैं या ग्लैंड किसे कहते हैं। तो ग्लैंड जो हमारी होती हैं, कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थों को स्रावित करता है। जो कोशिकाओं का समूह होता है जो कि एक तरल पदार्थ का स्त्रावण करता है या फिर उसे स्रावित करता है, तो उसी समूह को, जो कोशिका का वह समूह होता है, उसी समूह को ही हम ग्रंथि कहते हैं या फिर ग्लैंड कहते हैं। जिसमें हम हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन होता है हमारे शरीर में, जिसमें हार्मोन्स और एंजाइमों का स्त्रावण होता है। उन सभी जो कोशिका के समूह हैं, उन सभी को हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ भी हमारी दो टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम ग्रंथियों को देख लेते हैं कि हमारी शरीर में ग्रंथियाँ आखिर होती कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से होती हैं। तो ग्रंथियाँ हमारी, जैसे हमारी ग्रंथियाँ कुछ होती हैं, हमारी हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, पिट्यूटरी है, और आगे जब हम देखते हैं तो हमारी थायराइड है, पैराथायराइड और थाइमस। फिर आगे देखते हैं पैंक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेक्टिस। ये जितनी भी ग्रंथियाँ हमारी हैं, ये हमारी बॉडी में हमारी शरीर को नियंत्रित करती हैं। इनके द्वारा हार्मोन्स जो निकलता है, एंजाइम जो निकलता है, वो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है या बॉडी को चलाने का कार्य करता है कि हम शरीर में क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे हमें भूख लगती है, भूख को नियंत्रित करना, प्यास लगती है, हमें टाइम पर अगर पानी नहीं मिलता तो उसे भी नियंत्रित करना। ये सभी जो कार्य होते हैं हमारे शरीर को संचालन करने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए, इन सभी को चलाने के लिए एंजाइम और हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। इनका अपना नियम होता है। ये अपने नियमों के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निकलते रहते हैं या सिक्रीट होते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, तो ग्रंथियाँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी हमारी है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जब हम अपनी इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं, तो हमारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, यह हार्मोन्स का स्त्राव करती है। एक मेन पॉइंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हार्मोन्स का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनके द्वारा हार्मोन्स को स्त्रावित किया जाता है। और यह नलिका विहीन होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये नलिका विहीन होती हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर नली नहीं होती है। ये बिना नलिका के ही शरीर में स्त्रावित होती रहती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स को सीधा रक्त में मिलाती हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, वो हार्मोन्स को रक्त में मिलाती है। रक्त जो हमारा होता है, वो एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जो कि एक संयोजी ऊतक होता है, जो पूरी बॉडी को जोड़कर रखता है। और इसी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं, वो रक्त में प्रवाहित होते हैं, जिसके द्वारा शरीर पर ये पूरा नियंत्रण बना सकते हैं। आगे देखते हैं हमारी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। तो बहिस्रावी ग्रंथियों में एंजाइमों का स्त्रावण होता है। जो एंजाइम हमारे होते हैं, वो बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। जो नलिका युक्त होती हैं, एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। जो हमारा एंजाइम होता है, वो एक पर्टिकुलर नली द्वारा या पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वो आवश्यकता के अनुसार एंजाइमों का स्त्रावण होता है। हमारा एक नोट पॉइंट भी रहेगा कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों का जो दोनों तरह का कार्य करती हैं, उस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलते हैं, दोनों जिस भी ग्रंथि से दोनों चीज़ें निकलती हैं, एंजाइम प्लस हार्मोन्स, उस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि में हमारी आ जाती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से हमारे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इससे इंसुलिन हार्मोन्स और ट्रिप्सिन एमाइलेज
एंजाइम निकलते हैं। जो इंसुलिन होता है वो हमारा हार्मोन्स होता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो हार्मोन्स जो इंसुलिन हार्मोन्स हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, और ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियास हमारी इसी की वजह से मिक्स ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन्स और ट्रिप्सिन एमाइलेज एंजाइम भी निकलते हैं। दोनों चीज़ें इसमें हार्मोन्स प्लस एंजाइम निकलते हैं, इस वजह से हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारी हैं वो कुछ ही होती हैं, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और अधिकतर नियंत्रण जो हमारी करता है, हमारी शरीर पर नियंत्रण करती है, वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट है, आप लोग याद करिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक कौन कहे जाते हैं। तो जनक हमारे हैं थॉमस एडिसन। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अंतःस्रावी की ग्रंथि को जनक कौन है। तो थाइमस एडिशन है। हम अपनी ग्रंथियों को सर से लेकर पैर की तरफ जब देखते हैं तो सर में सबसे पहले पीयूष है, हाइपोथैलेमस और पीनियस, ये तीनों ग्रंथियाँ हमारी सर में पाई जाती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी थायराइड, और इसके साथ में एक हमारी पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो गले में पाई जाती है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारी थाइमस है, अग्नाशय, एड्रिनल, जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक हमारी होती है नर में पाई जाती है जो कि टेस्टिस होती है, और मादा में जो पाई जाती है जो कि फीमेल में पाई जाती है वो हमारी ओवरी होती है। तो एक एक करके हम इन ग्रंथियों के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे और डिटेल से करेंगे। यहाँ पर हमने इसके नाम को देखा है, अब हम बॉडी में व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं कि शरीर में किस तरह से ये व्यवस्थित होती हैं, किस किस पार्ट में और कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो जब हम देखते हैं हमारी जो हाइपोथैलेमस है, पीनियल और पिट्यूटरी, ये कहाँ होती है, तो ये हमारी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ये तीनों ग्रंथियाँ हमारी मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और ये अधिकतर पूरी बॉडी का नियंत्रण करती है। ये अधिकतर मात्रा में बॉडी का नियंत्रण करती हैं। फिर आगे जब हम आते हैं सर से नीचे की तरफ गले के पास में, तो गले के पास में हमारी आप देख सकते हैं कि हमारी थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर ही हमारी पैराथायराइड ग्रंथि भी उपस्थित होती है। फिर जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी थाइलेमस ग्रंथि होती है, जिससे हम थाइमस एंजाइम भी थाइमस हार्मोन निकलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम आते हैं अपने पेट के पास, जो हमारा यकृत होता है, यकृत के विपरीत साइड में, जैसे अपोजिट साइड में, और जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय के जस्ट नीचे हमारी पैंक्रियास ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। जो हमारी पैंक्रियास ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं, ये हमारी मिश्रित ग्रंथि भी होती है। फिर जब हम उसके नीचे बढ़ते हैं, उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारी पेट के पास में हमारी किडनियाँ होती, किडनियों के ऊपर हमारी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है वो हमारी उपस्थित होती है, और ये हमारी पेयर के रूप में होती है, सिंगल नहीं होती, क्योंकि दो किडनियाँ होती हैं, दोनों किडनियों पर एक एक एड्रिनल ग्रंथि हमारी उपस्थित होती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं कमर के पास में, तो हम देखते हैं कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल में ओवरी पाई जाती है, और जो हमारे मेल होते हैं, मेल में हमारे टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये अलग अलग पाए जाते हैं, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस पाया जाता है, जो इनका कार्य भी अलग अलग होता है, इनसे अलग अलग हार्मोन्स भी निकलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो हम पहले सिर में उपस्थित ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। जो हमारी सिर में उपस्थित ग्रंथि, जो हमारी सिर में उपस्थित ग्रंथियाँ, उनके बारे में जब देखते हैं तो हमारी है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे पहले उपस्थित होती है और माइंड में सर में हो पाई जाती है, जो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। ये जितनी भी ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में हैं उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है हमारी पीयूष ग्रंथि। इसी वजह से इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर और जो ये आकार में होती है, ये आकार में मटर के दाने जैसी होती है, और जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी पीयूष ग्रंथि से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उसमें हमारे 3 से 4 हार्मोन्स है। जैसे हमारी ऑक्सीटोसिन होती है। ऑक्सीटोसिन जो हमारा हार्मोन्स है, ये प्रसव पीड़ा के दौरान निकलता है। प्रसव पीड़ा मतलब समझते हैं आप लोग की जो एक डिलीवरी होती है, जैसे एक बच्चे का जन्म होने को होता है, तब प्रसव पीड़ा का सिक्रेशन होता है या फिर स्त्रावण होता है, जिससे कि जो हमारी प्रसव नली है उसमें संकुचन पैदा हो और बच्चा आसानी से डिलीवरी हो सके। तो प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारा निकलता है, और ये सिर्फ प्रसव पीड़ा ही नहीं बल्कि ये मतलब दूध निकलने को या फिर मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। फिर हमारा दूसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन जो होता है ये दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये दुग्ध निर्माण का कार्य करता है, लेकिन जब दुग्ध को निकलना होता है माँ के स्तन से,
तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो प्रकार से कार्य, एक प्रसव पीड़ा में और दूसरा दुग्ध निकलने की प्रक्रिया में। आगे देखते हैं जो आगे हार्मोन्स हमारे हैं। तो पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की कुछ स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि वह कहाँ पर होती है। तो आप उसे देख सकते हैं कि मस्तिष्क में होती है और यहाँ पर कुछ इस आकार में होती है। ये मटर के दाने जैसे, जिसमें मटर का दाना गोल होता है और बीच में कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये मटर के दाने की आकार की हमारी होती है। इसकी भी दो लोब हमारे होते हैं, एक हमारा पोस्टीरियर लोब होता है जिसे हम पश्च लोब कहते हैं, और दूसरा हमारा एंटीरियर जिसे अग्र लोब कहते हैं। इन दो लोब हमारे होते हैं और दोनों लोब अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। और इसी के पास में हमारी थोड़ा ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी पाई जाती है। इसी के ऊपर हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी पाई जाती है। और थोड़ा जब इसके ऊपर और जाते हैं तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया, लेकिन इसमें पीनियल ग्रंथि भी पाई जाती है। तो सर में ही हमारी तीनों ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी या पीयूष ग्रंथि थी, तो उससे हमारे दो हार्मोन्स हमने देखा, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो ऑक्सीटोसिन जो था प्रसव पीड़ा में, और प्रोलैक्टिन जो हमारा था वो हमारा दुग्ध निर्माण में सहायक था। आगे हमारा एक हार्मोन्स है कि वृद्धि हार्मोन्स जिसे कहते हैं। वृद्धि हार्मोन्स होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये अगर कम निकलेगा तो बौनापन हो जाएगा और ज़्यादा निकलेगा तो लंबा हो जाएगा, जिसे हम भीमकायता कहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि भीमकायता रोग किसकी अधिकता से हो जाता है, तो वृद्धि हार्मोन्स की अधिकता से। और फिर एक और हार्मोन्स हमारा होता है एडीएच, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को ही हम वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं, जो कि हमारे मूत्र निर्माण में या फिर मूत्र की प्रक्रिया में सहायक होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारी पीयूष ग्रंथि से यहाँ से हट के हम आगे देखते हैं तो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो हमारी होती है, हमारी प्यार, नफरत, फीलिंग्स, तापमान नियंत्रण, जितने भी मतलब नियंत्रण करना होता है वो हमारी हाइपोथैलेमस की ग्रंथि द्वारा होता है। जैसे कि कभी हमें भूख लगती है तो हम भोजन उपस्थित नहीं होता हमारे पास, तो हम अपनी भूख पर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही बॉडी कंट्रोल कर लेती है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है हमारा हार्मोन्स, वो उस पर नियंत्रण रखती है। तो अगर किसी जानवर कोई प्यारा दिखता है तो हम उसे प्यार करने लगते हैं, या कोई कुछ अजीब टाइप का तो उसे हम घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही है। और हाइपोथैलेमस, जैसे हमने कभी कहा कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे भी बढ़ते हैं कि मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर कौन सी है, तो वो हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे हम देखते हैं अगली अपनी पीनियल ग्रंथि। आगे हमारी थी पीनियल ग्रंथि, जिसे हम तीसरी आँख कहते हैं। मनुष्य में दो आँखें होती हैं, लेकिन हम पीनियल ग्रंथि को उसकी तीसरी आँख भी कहते हैं। मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं इसे, और इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। दैनिक दिनचर्या के कार्यों पर समय बनाती है। जैसे हम जैविक घड़ी का मतलब ये हमारा निकलता है कि जैसे हम कोई टाइम हम पर्टिकुलर लगाते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो 2 से 3 दिन अगर हम 4 बजे उठते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा शरीर, हमारी बॉडी, फिर रेगुलर अगर हम अलार्म लगाएं या ना लगाएं फिर भी हमारा 4 बजे जगते हैं। तो उसका कारण सिर्फ ये होता है कि वो हमारी पीनियल ग्रंथि उस पर कंट्रोल करती है और वो कहती है कि नहीं, अब ये दैनिक दिनचर्या आपकी बन चुकी है और इस अकॉर्डिंग आप उठिए। तो वो हमारी पीनियल ग्रंथि ही हमें एग्जीक्यूट करती है, बताती है कि हमें अब उठना चाहिए। तो इसी चीज़ से हम मस्तिष्क की तीसरी आँख भी कहते हैं। हमारी जो सर की ग्रंथियाँ थी, हमारी तीनों सर की ग्रंथियाँ एंड होती हैं। अब हम अपने गले की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे गले के पास में होती है वो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। जो मनुष्य के गले में होती है वो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये एच आकार की होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आगे देखते हैं, इससे कैल्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। जब रक्त की में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे कैल्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। क्वेश्चन बनता है कि कैल्सीटोसिन हार्मोन्स किससे निकलता है, तो हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। एक नोट पॉइंट है कि विटामिन डी के विपरीत कैल्सीटोसिन हार्मोन्स कार्य करता है। जैसे विटामिन डी है तो वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन हमारी थायराइड ग्रंथि से जो हमारा कैल्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है वो कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, वो बढ़ाता नहीं है। विटामिन डी बढ़ाता है लेकिन कैल्सीटोसिन हार्मोन्स कम करता है।
आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी निकलता है। दो हार्मोन्स हमारे हो गए, एक कैल्सिटोसिन हार्मोन, दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन। कभी कभी जो घेंघा रोग की दवाई हम लेते हैं, अगर थायरॉक्सिन जो हमारा घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो आयोडीन अगर कम है तो घेंघा रोग निकल आता है। तो घेंघा रोग की जब हम दवाई लेते हैं तो वो थायराइड ग्रंथि को समाप्त कर सकता है, वो हानिकारक होता है हमारे लिए। और अब जो दवाई हम ले रहे हैं तो वो हमारी ग्रंथि को समाप्त कर सकता है। और इस जब ग्रंथि समाप्त हो जाती है तो इस रोग को हम हाँसी मोता रोग कहते हैं। जब हमारी शरीर से जो थायराइड ग्रंथि है अगर उसका एंड हो जाता है तो उसे हम हाँसी मोता रोग कहते हैं। और टिटैनी रोग, एक रोग हमारा होता है टिटैनी, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि के अंदर ही हमारी पैराथायराइड ग्रंथि प्रेजेंट होती है, और पैराथायराइड ग्रंथि से हमारा पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और अगर पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं निकलता तो टिटैनी नामक रोग हो जाता है। आगे हम इसके उपस्थिति के बारे में देखें, कहाँ पर यह स्थित होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसके गले में, ये हमारा गला है, और गले में ही हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी थायराइड ग्रंथि आप देख सकते हैं कि ये एच आकार की है। इसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार से ये एच आकार में है, और उसी के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस फिगर को, 1 मिनट इसे मैं बढ़ाकर दिखाती हूँ। ये हमारी ग्लैंड, ये हमारी ऊपर वाली जो दी हुई है, 1 मिनट, जो हमारी ऊपर दी हुई ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, और इसी के अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पॉइंट में ये हमारी पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, जो कि पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। आगे हम चलते हैं वो अपने अगले पॉइंट पर, जिसे हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि जो हमारी होती है वो थायराइड ग्रंथि के नीचे होती है और फेफड़ों के पास में होती है, कुछ नीचे आकर के थोड़ा सा, और यह मतलब प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। जो हमारी थाइमस ग्रंथि है यह प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। इससे थाइमोसिन हार्मोन्स निकलता है, जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन्स भी निकलता है। ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जहाँ भी लिखना हो आप लोग नोट्स करते रहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन और पालन पोषण थाइमस ग्रंथि में होता है। जो डब्ल्यूबीसी हमारी होती हैं उसमें हमारी दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी, एक T4 लिम्फोसाइट्स होती है, एक नहीं, एक कुछ मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है। तो दो हमारी वो प्रतिरक्षा तंत्र की जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो होती हैं, तो उनका पालन पोषण जो होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है, लेकिन जब आगे आगे वृद्धों में आता है तो इसकी जो सीमा होती है वो समाप्त हो जाती है, ये एंड हो जाती है। आगे जो हमारी एक आती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जिसके बारे में हम आगे देख भी चुके हैं। इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, और आगे कुछ और भी देखते हैं इसके बारे में। तो आगे जब देखते हैं तो इसे हम मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, जिससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्त्रावण होता है। हार्मोन्स जो कि हमारे इंसुलिन हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है, और एंजाइम हमारी ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइपेज, ये तीनों एंजाइम जिनका सिक्रीशन होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। हार्मोन्स हमारा अग्नाशय ग्रंथि में हमारी लैंगरहंस की दूविकाएँ पाई जाती हैं, इससे निकलता है, जो कि बीटा सेल से निकलता है। तो इंसुलिन की जो खोज है वो बेस्ट बैटिंग ने की थी, ये पॉइंट रहेगा। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेनली टेस्ट रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसे जरूर याद रखें कि इंसुलिन किसकी कमी से होता है। तो इंसुलिन जो हमारा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा डायबिटीज़ रोग हो जाता है, जिसे हम मधुमेह भी रोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। और इससे 3 हमारे एंजाइम निकलते हैं, एक ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज, जिसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इन तीनों एंजाइमों को हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और जो हमारा इंसुलिन, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, इंसुलिन जो हमारा होता है इसमें जो धातु होता है वो जेडन धातु या जिंक धातु पाई जाती है। आगे जब चल के हम इसके बाकी आगे भी देखते हैं। यहाँ से हम इसके जो अग्नाशय है इसके बारे में देख लिया हमने। आगे देखते हैं कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड रहती है। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है ये हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। पेट के पास में हमारी किडनियाँ पाई जाती हैं, और किडनियों के ऊपर ही हमारी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि पेयर में होती है। ये दो हमारी होती हैं और पेयर के रूप में पाई जाती हैं। किडनी के ऊपर दो होती हैं, ये आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है इसे हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। यह भय, तनाव, क्रोधों में सक्रिय हो जाती है। अगर आपको डर लग रहा है तो हमारी एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, और इससे एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है। इसके हम कुछ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि है हमारे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला होता है, दूसरा कॉर्टेक्स होता है। मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से
एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है, जिससे 3F4H हार्मोन्स, जिस 3H4H हार्मोन्स भी कहते हैं। आगे देखते हैं कार्टेक्स। जो मेडुला होता है, इसका जो देख सकते हैं आप, ये जो हमारी ग्रंथि है, ये वाला हमारा पार्ट, इसमें देख सकते हैं जिसके अंदर होता है वो मेडुला होता है, और बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कार्टेक्स कहते हैं, अंदर को मेडुला कहते हैं। तो मेडुला के बारे में हम देख लिया, जिससे एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है। और फिर कार्टेक्स से देखते हैं, इससे एंडोस्टेरॉन व कार्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन रोग की कमी से एडिशन नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर आगे हमारी ये ग्रंथियों के बारे में एंड होता है, और हमारी आगे है जननांग या फिर जनन ग्रंथि, जो कि मेल में हमारी टेस्टिस पाई जाती है और फीमेल में हमारी ओवरी पाई जाती है। ये अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्राणियों में पाई जाती है, जैसे मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरी हो जाएगी। तो टेस्टिस का क्या काम है, मेल में देखते हैं। वृषण में प्राथमिक अंग वृषण जो होते हैं वो प्राथमिक अंग होते हैं। मेल के जो टेस्टिस होता है वो प्राथमिक अंग होते हैं, जिसमें शुक्राणु बनते हैं तथा टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। जो शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु को बनने के दौरान जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और एंड्रोजन हार्मोन्स ये मदद करते हैं शुक्राणु बनाने में, जिससे कि वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को मतलब सिक्योर कर सकें, या आगे आने वाली पीढ़ियों में ये मदद करते हैं, हमारे शुक्राणुओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं फीमेल में हमारे अंडाशय होती हैं, ओवरी होती हैं, जो कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मदद करते हैं। जिस तरह मेल में शुक्राणु बनने के लिए आप देख सकते हैं कि मेल में शुक्राणु बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स मदद करते हैं, उस तरह फीमेल में अंडाणु बनने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स मदद करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि ब्यूटी हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो वो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कहते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को कहते हैं। यहाँ से हमारी जो थ्योरी होती है वो एंड होती है। जितने भी हमारी ग्लैंड्स थी या उनसे निकलने वाले हार्मोन्स थे हमारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। और आगे अब हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ इसके PY कुछ प्रश्न होंगे उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे बनते हैं यहाँ से। तो आगे चलते हैं हम इसके कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो यहाँ से बनेंगे वो हार्मोन से क्वेश्चन बनेंगे और ग्रंथियों से भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो हमारी होती है वो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जो कि हमने थायराइड ग्रंथि पढ़ते समय देखा भी कि थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। जो हमारी मास्टर ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वो हमारी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। जो इंसुलिन हमारा निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो हमारी मिश्रित ग्लैंड, जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिससे कि इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, और जो हमारे एंजाइम निकलते हैं वो हमारे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलते हैं। तो हमारी इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से के बीटा सेल से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, वो रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है इसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है, आयरन होता है, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम। तो हमारे इसमें कौन सा होता है, तो वो आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो नाम से ही पता चलता है एड्रेनालिन एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन्स जो हमारा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। तो वृद्धि हार्मोन्स हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आंसर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बौनापन हो जाता है। अगर ज़्यादा हुआ तो विशालकायता हो जाएगी, और कम है तो बौनापन हो जाएगा। घेंघा हमारा आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह हमारा अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, उसकी कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, शायद मैंने ये हार्मोन्स नहीं बताया, लेकिन मेलाटोनिन जो हार्मोन्स निकलता है वो हमारा पीनियल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉक्सिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो पैराथायरॉक्सिन नाम से पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रसव पीड़ा में सहायता करना या प्रसव पीड़ा के दौरान मदद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन किसमें अधिक पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन मनुष्य पुरुषों में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हमारा होता है वो पुरुष से, महिला से, पाचन तंत्र, श्वसन किससे संबंधित होता है? एस्ट्रोजन हमारा पुरुष से ही निकलता है जो कि शुक्राणु बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? तो थाइमोसिन हार्मोन्स जो हमारा थाइमस ग्रंथि से, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, तो किस ग्रंथि से? तो थाइमस ग्रंथि से, नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिटोसिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सीधे किस में स्रावित होते हैं? तो हार्मोन्स जो होते हैं हमारे वो रक्त में स्रावित होते हैं सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मेरा अलग का है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एंड होते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।